ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि 15 साल की उम्र में ही किडनैप हो गई और फिर जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कहानी की शुरुआत में हम कैरा और उसकी फ्रेंड जैसी को देखते हैं। कैरा ने रात अपनी फ्रेंड के घर ही बिताई थी। दोनों फ्रेंड डिसाइड करती हैं कि वो अपनी फ्रेंड क्लारा के पास जाएंगी, इसलिए कैरा अपनी मॉम डेब्रा से परमिशन लेती है। डेब्रा ने कभी किसी चीज के लिए अपनी बेटी को मना नहीं किया था, इसलिए वो उसे इजाजत दे देती है। फिर जैसी वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई और कैरा बाहर प्लांट्स को पानी देने में बिजी हो गई। इसी बीच कैरा ने नोटिस किया कि एक ब्लैक सेडान बार बार उसके घर के चक्कर लगा रही थी। अचानक वो गाड़ी उसके घर के बाहर रुक गई और एक आदमी बाहर निकला। उसने कैरा से पूछा कि क्या उसके पेरेंट्स घर पर हैं? कैरा ने कहा नहीं, वो और उसकी फ्रेंड घर पर बिल्कुल अकेले हैं। और यही कैरा की सबसे बड़ी गलती थी। उस आदमी ने कैरा के फेस पर पिस्तौल रखकर उसे गाड़ी में बैठने का कहा। कैरा को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। एक सुनसान जगह पर जाकर उस आदमी ने गाड़ी रोक दी और कैरा के हाथ पांव बांधकर उसे एक कंटेनर में बंद कर दिया। इधर जब जैसी बाहर आई तो उसे कैरा कहीं भी नहीं मिली। ये देखकर उसने जल्दी से कैरा की मॉम को कॉल कर दी। उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन की, लेकिन पुलिस वाले कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि कैरा अपनी मर्जी से ही घर से भागी होगी। डेब्रा ने कैरा के बॉयफ्रेंड रायान को भी कॉल की, लेकिन उसे भी कैरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर वो आदमी कैरा को अपने घर ले गया और उसे बेड पर बिठा दिया। इस आदमी का नाम रिचर्ड है। कैरा ने देखा कि वहाँ बहुत सारे औजार पड़े थे जो कि इंसानों को टॉर्चर करने के काम आते थे। ये देखकर कैरा बहुत ज्यादा डर गई। फिर रिचर्ड कैरा से उसकी पर्सनल डिटेल्स लेने लग गया कि वो कहाँ रहती है और उसके माँ बाप क्या करते हैं। फिर उसने कैरा को कहा कि जब तक वो उसकी सारी बातें मानती रहेगी वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा। फिर रिचर्ड ने कैरा के साथ जो किया वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वो कैरा को रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ये सब होने के बाद कैरा ने वहाँ एक ब्रश देखा जिसमें किसी लड़की के बाल लगे थे। कैरा को ये कंफर्म हो गया कि इस घर में कोई लड़की जरूर रहती है। रिचर्ड फिर कैरा को अपने साथ बाहर सोफा पर बिठाकर अडल्ट मूवीज देखने के लिए मजबूर करने लगा। रिचर्ड ने कैरा को कहा कि जब उसका मन उससे भर जाएगा फिर वो उसे जाने देगा। कैरा को समझ आ गई थी कि अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो रिचर्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में लग गई। कैरा ने देखा कि रिचर्ड के फ्रिज पर उसके डॉक्टर का नाम और उसका फोन नंबर भी लिखा था। उसके कैलेंडर पर डिज्नीलैंड का मार्क बना था, मतलब कि रिचर्ड के साथ जो कोई भी औरत रहती है वो फिलहाल डिज्नीलैंड में गई है और 2 दिनों में वापस घर आ जाएगी। इस बीच रिचर्ड कैरा के साथ बार बार जबरदस्ती करता रहा, लेकिन कैरा हिम्मत नहीं हारती और वहाँ से भागने का मौका ढूंढती रहती है। डेब्रा भी पुलिस के साथ मिलकर कैरा को ढूंढने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब रिचर्ड को एक फोन कॉल करना था, इसलिए उसने कैरा के हाथ पांव बांधकर उसे फिर से कंटेनर में बंद कर दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित वाकया है। कैरा ने वहाँ से भागने का प्लान भी बनाया, लेकिन रिचर्ड परछाई की तरह उसके साथ ही घूम रहा था, इसलिए कैरा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। अब रात को सोने का टाइम आ गया। रिचर्ड ने कैरा के हाथ पांव बांध दिए और खुद उसके साथ ही सो गया ताकि कैरा कहीं भाग ना सके। अब ऐसे ही सारी रात बीत गई। जब सुबह कैरा की आंख खुली तो रिचर्ड अभी तक सो रहा था। कैरा को समझ आ गई कि अब उसे इससे बढ़िया भागने का मौका नहीं मिलने वाला। उसने अपने मुंह से अपने हाथों पर लगे लॉक को खोल लिया और फिर धीरे धीरे अपने पाँव खोलकर वहाँ से बाहर आई और घर से भाग गई। भागते भागते उसे एक गाड़ी दिखाई पड़ी जिसमें 2 आदमी बैठे थे। कैरा ने उन्हें कहा कि मुझे किडनैप किया गया था, प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो। फिर वो दोनों आदमी उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ कैरा ने पुलिस ऑफिसर्स को सारी सच्चाई बताई कि पिछले कुछ घंटों में उसके साथ क्या कयामत बीती थी। कैरा की बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी चौंक गए कि आखिर एक 15 साल की बच्ची इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। पुलिस वालों ने उन 2 आदमियों से वो जगह भी पूछी जहाँ से कैरा भाग कर आई थी, लेकिन उन दोनों को कुछ खास याद नहीं था। कुछ देर बाद ऑफिसर ने कैरा की माँ डेब्रा को कॉल की, जो कि बहुत परेशान थी। फाइनली अपनी बेटी की आवाज सुनकर डेब्रा खुद को संभाल ही नहीं पाई और रोने लग पड़ी। ऑफिसर ने कैरा से पूछा कि अगर वो उसे वापस उसी जगह लेकर जाए तो क्या वो उस घर को पहचान सकती है जिसमें उसे रिचर्ड ने कैद करके रखा था। कैरा के दिमाग में उस समय बस एक ही बात घूम रही थी कि उसे अपने लिए बदला चाहिए, इसलिए वो ऑफिसर्स के साथ वापस उसी जगह चली गई। लेकिन वहाँ जाकर कैरा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो सारे अपार्टमेंट्स बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई पड़ते थे। खैर, फिर उन्होंने एक आदमी से रिचर्ड का पूछा, लेकिन उसे भी कुछ खास पता नहीं था, क्योंकि वहाँ रिचर्ड से मिलते जुलते कई सारे लोग रहते थे। फिर कैरा ने उस शख्स को रिचर्ड के घर का सारा हुलिया बताया और ये कि उसके घर में कई सारे पेट्स भी मौजूद हैं। पेट्स का सुनते ही उस आदमी ने झट से बता दिया कि ऐसा एक आदमी 301 नंबर अपार्टमेंट में रहता है। फिर एक ऑफिसर कैरा को वापस पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसकी माँ डेब्रा पहले से ही उसका वेट कर रही थी। अपनी बेटी को देखकर डेब्रा काफी इमोशनल हो गई। इधर पुलिस वालों ने एक और ऑफिसर जिम के साथ मिलकर 301 नंबर अपार्टमेंट में रेड मारी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि रिचर्ड जब तक वहाँ से फरार हो चुका था।
एक लेडी ऑफिसर ने कैरा को कुछ किडनैपर्स की पिक्चर दिखाकर रिचर्ड को पहचानने का कहा। कैरा ने फौरन से उस चार्ट में रिचर्ड को पॉइंट आउट कर दिया। फिर ऑफिसर ने कैरा से पूछा कि क्या वो कुछ ऐसा जानती है कि जिससे उन्हें इस केस में मदद मिल सके। कैरा ने झट से रिचर्ड के घर में देखी हुई सारी डिटेल्स ऑफिसर्स को बता दी कि उसके घर में कोई लेडी भी रहती है जो फिलहाल डिज्नीलैंड में है। कैरा ने रिचर्ड के डॉक्टर का नाम और नंबर भी बता दिया। कैरा ने उन्हें बताया कि रिचर्ड के घर में एक बॉक्स है। रिचर्ड नहीं चाहता था कि मैं इस बॉक्स को देखूं भी। ऑफिसर ये देखकर बहुत हैरान थी कि इतना कुछ होने के बाद भी कैरा को इतनी सारी डिटेल्स कैसे पता। खैर फिर कैरा का मेडिकल चेकअप किया गया। दूसरी तरफ ऑफिसर ने कैरा के बताए हुए बॉक्स को चेक किया और जो कुछ भी उन्हें उस बॉक्स में मिला वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। उसमें उन सभी बच्चों की इन्फॉर्मेशन थी जिन्हें रिचर्ड किडनैप करके उनके साथ जबरदस्ती करता था। और सिर्फ यही नहीं, ये सब करने के बाद रिचर्ड ने उन सभी बच्चों को जान से मार डाला। अब पुलिस और कैरा के फ्रेंड्स सभी रिचर्ड की तलाश में लगे थे। इधर कैरा अपनी मॉम के साथ वापस अपने घर चली गई, जहाँ कई सारे ऑफिसर्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे, क्योंकि वो किडनैपर अभी भी बाहर खुला घूम रहा था और वो कैरा से बदला लेने के लिए फिर से उस पर हमला कर सकता था। कैरा इस सबसे तंग आ चुकी थी क्योंकि वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। फिर कैरा की फ्रेंड जैसी उसके पास आ गई। कैरा ने अपने साथ बीता सारा वाकया जैसी को एक्सप्लेन किया। दूसरी तरफ ऑफिसर्स को रिचर्ड की वाइफ मिल चुकी थी जो कि डिज्नीलैंड से लौटी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका पति ऐसा भी कुछ कर सकता है। खैर रिचर्ड की वाइफ को भी रिचर्ड की लोकेशन का कोई आइडिया नहीं था। पुलिस वालों ने रिचर्ड की बहन से भी छानबीन की लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद ऑफिसर जिम कैरा से मिलने आया। उसने कैरा को रिचर्ड की सच्चाई बताई कि कैसे उसने पहले भी काफी सारी बच्चों का कत्ल किया था। जिम ने कैरा को मोटिवेट किया कि ये सब होने से उसकी लाइफ खत्म नहीं हुई, उसे अपनी लाइफ को नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करना होगा। अब ऑफिसर्स को रिचर्ड की बहन की कॉल आई। उसने पुलिस वालों को बताया कि रिचर्ड उससे मिलने के लिए कैफे में आने वाला है। अब पुलिस रिचर्ड के लिए जाल बिछाने में लग गई। कैरा भी अपनी फ्रेंड जैसी के साथ रॉयान का मैच देखने के लिए चली गई ताकि दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। इधर पुलिस रिचर्ड के इंतजार में बैठी थी। जैसे ही रिचर्ड उनके सामने आया तो वो पुलिस को देखकर भाग निकला, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने रिचर्ड को ढूंढ निकाला। रिचर्ड अब हर तरफ से फंस चुका था, इसलिए उसने उसी समय खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। अगले दिन जिम ने आकर कैरा को रिचर्ड के बारे में बताया। कैरा चाहती थी कि वो रिचर्ड को सारी उम्र जेल में सड़ता देखे, लेकिन जिम कहने लगा कि रिचर्ड को पता लग चुका था कि तुम्हें किडनैप करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब कैरा पुलिस डिपार्टमेंट में सेक्सुअल अब्यूज के केसेस पर पुलिस की मदद करती है ताकि जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो सके।